अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गाइटन चैप्टर नंबर 55 और पिछले पार्ट में हमने पढ़ा है रिगार्डिंग दिस डायग्राम जिसके अंदर हमने इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स, एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स, मसल स्पिंडल, अल्फा मोटर न्यूरॉन, गैमा मोटर न्यूरॉन और इनकी सेंसरी सप्लाई के बारे में हमने पढ़ा था। इस पार्ट में हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे मगर इस सारी चीज़ों के नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अल्फा और गैमा का डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, इंट्राफ्यूजल की जो टाइप्स हैं उनका डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, इंट्राफ्यूजल और एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स उनके नोट्स। ठीक है, और आपको ताकि आपको उसके बाद दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, आपको उधर ही चीज़ याद हो जाए। सो थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। अगर किसी को पिछला पार्ट नहीं समझ आया तो प्लीज़ जाएं और पहले पिछले पार्ट को मुकम्मल डन करें, फिर आगे आइएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट में थोड़ा सा क्विक जाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये सारी जो स्टोरी है ना, हमने कहा था कि जी ये मसल है आपका, और मसल को बेसिकली मोटर न्यूरॉन्स आएंगी, और फिर हमने कहा मोटर न्यूरॉन्स किसको आएंगी, तो फिर आगे मसल फाइबर्स की टाइप शुरू होंगी। तो बेसिकली मोटर न्यूरॉन आएगी मसल को। वो मोटर न्यूरॉन कहाँ से आएगी भाई? वो ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है। मोटर न्यूरॉन यहाँ से आती है। ये स्पाइनल कॉर्ड की ना दो रूट्स होती हैं, एक ये पीछे वाली रूट और एक आगे वाली रूट। इसे कहते हैं सेंसरी रूट, जहाँ से सेंसरी नर्व अंदर एंटर होती है, और ये आगे वाली साइड पे है मोटर रूट, जिससे मोटर नर्व एग्जिट करती है। और इन दोनों के बीच में होते हैं इंटर न्यूरॉन्स जो कि कनेक्ट करते हैं सेंसरी नर्व को और मोटर नर्व को। ठीक है, तो हम कहानी शुरू करते हैं सेंसरी नर्व से। सो जी, सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ से एंटर होते हैं? सेंसरी पोस्टीरियर या डॉर्सल रूट से। ये जो है ना सेंसरी रूट, इसको हम पोस्टीरियर रूट भी कहते हैं और डॉर्सल रूट भी कहते हैं। तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स अंदर एंटर होती हैं, और इस सेंसरी रूट से बेसिकली सेंसरी नर्व सप्लाई एंटर होती है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। आगे जाके फिर बीच में आ जाते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स का क्या काम है? इंटर न्यूरॉन्स बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं, और एक तो इनका काम कनेक्ट करना है इन इंटर न्यूरॉन्स का, वो न्यूरॉन्स जो कि इंटर हैं, जो बीच में हैं सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के। दूसरा इनका काम है बेसिकली प्रोसेस करना, वो जो सिग्नल आ रहा है उसको प्रोसेस करना। ठीक है, ये बेसिकली इंटर न्यूरॉन्स ना अक्सर काफ़ी एक्साइटेबल सी न्यूरॉन्स हैं जो कि सिग्नल को प्रोसेस करेंगे, सिग्नल को कभी डाइवर्ज करेंगे, कभी कन्वर्ज करेंगे, कभी रेपिटेटिव डिस्चार्ज देंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक सिंपल वर्ड्स में इंटर न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं और सारी सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इंटर न्यूरॉन ने कनेक्ट कर दिया सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ। अब ये मोटर न्यूरॉन जो है ये यहाँ से एग्जिट करती है, कैसे? मोटर रूट से, एंटीरियर रूट से या वेंट्रल रूट से। यहाँ पे सेंसरी रूट है, फिर मोटर रूट, पोस्टीरियर रूट, एंटीरियर रूट, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट। तो नाम एक ही तरह के, बस ऑपोजिट हो गए। और ये मोटर रूट क्या करती है? मोटर नर्व क्या करती है? ये मोटर सिग्नल्स को मसल्स के पास लेके जाती है ना। ठीक है, अब ये मोटर नर्व यहाँ से निकली और ये मसल्स के पास सिग्नल को लेके जाएगी। अब ये भाई मोटर नर्व जो निकल रही है, मोटर न्यूरॉन जो जा रही है, वो उसकी दो टाइप्स कौन सी हैं? तो एक टाइप है अल्फा मोटर न्यूरॉन और एक है गैमा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन और गैमा मोटर न्यूरॉन वो क्या था? ये वही वाला अल्फा मोटर न्यूरॉन और गैमा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स को जाती है, गैमा मोटर न्यूरॉन इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स को जाती है। और गैमा मोटर न्यूरॉन की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को जाती है, डायनामिक न्यूक्लियर बैग फाइबर्स को जाती है। ठीक है जी। सो अब ये जो अल्फा मोटर न्यूरॉन है और गैमा मोटर न्यूरॉन है, अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है ना वो उसका डायमीटर ज़्यादा होता है 14 माइक्रोमीटर। गैमा मोटर न्यूरॉन का डायमीटर कम है 5 माइक्रोमीटर। तो भाई ये ज़्यादा स्पीडीली इसमें इम्पल्स ट्रैवल करेगी, गैमा मोटर न्यूरॉन में इम्पल्स उतनी स्पीडीली ट्रैवल नहीं करेगी। ये जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स है ना, ये बेसिकली टाइप ए अल्फा फाइबर्स, लार्ज टाइप ए अल्फा फाइबर से बनी होती है। ठीक है, और जो गैमा मोटर है वो स्मॉलर टाइप ए गैमा फाइबर से बनी होती है। ठीक है, अच्छा जी, अल्फा मोटर न्यूरॉन इम्पल्स लेकर चली जाएगी एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के पास, और गैमा मोटर ले जाएगी इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के पास। इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स तो बेसिकली मसल स्पिंडल के अंदर पड़े होते हैं, और एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स मसल स्पिंडल के बाहर पड़े होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है। ठीक हो गया? अच्छा, अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के पास जाएगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। गैमा मोटर न्यूरॉन इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के पास जाएगी और बेसिकली ये मसल की टोन को कंट्रोल करेगी। ये जो मोटर न्यूरॉन का डिस्चार्ज आ रहा है, मसल की टोन को किस तरह कंट्रोल करेगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगले पार्ट में फिर बता दूंगा डिटेल में। ठीक है, अच्छा जी, अब जी हमारे पास किस तरह के दो फाइबर्स हैं? इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स।
अब ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स क्या काम करते हैं? एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स, अब द मेन एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर जो मसल को सही बनाते हैं, जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, वो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स। तो जी प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स जो है ना स्केलेटल मसल के, वो कौन है? एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स। एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर कौन से हैं? प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, जो कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे ना। लोकेशन कहाँ पे होती है? आपसे को पूछ रहे लोकेशन कहाँ पे होती है, तो आप कहेंगे मसल के अंदर होती है। आप बोलेंगे विद रेफरेंस टू द स्पिंडल, आप कहोगे मसल स्पिंडल के इर्द गिर्द होती हैं। एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर सराउंड्स द मसल स्पिंडल एंड मेक अप द बल्क ऑफ द मसल मास। जो पूरा मसल का मास है ना, वो सारा एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर बनाता है। फंक्शन क्या है इसका भाई? भाई इसका फंक्शन ये है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ये प्रोवाइड फोर्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। इनकी नर्व सप्लाई कौन सी है एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर की? जी अल्फा मोटर न्यूरॉन है इसकी नर्व सप्लाई, हमें पता है, ठीक है। सो दीज आर द फाइबर्स इन्वॉल्व इन वॉलंटरी एंड रिफ्लेक्सिव। जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हम करते हैं या रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स होती हैं, वो कंट्रैक्शन की वजह से होती हैं, और वो कौन कराता है? वो एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स ही करवाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के बाद हमारे पास मसल स्पिंडल्स हैं। मसल स्पिंडल्स वही हैं जिनके अंदर इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स पड़े हैं। मसल स्पिंडल कौन से? ये वाले मसल स्पिंडल, ये वाले मसल स्पिंडल जिसके अंदर इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स पड़े हुए हैं जिनके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मसल स्पिंडल बेसिकली क्या था? मसल स्पिंडल एक स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन था, स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन था, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन का क्या काम है? इट डिटेक्ट्स चेंजेस इन मसल लेंथ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। अच्छा, यहाँ पे मसल स्पिंडल, ये मसल स्पिंडल बना हुआ है, और मसल स्पिंडल के अंदर कौन पड़े हुए हैं? इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स, ठीक है। जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स का काम है वही मसल स्पिंडल का काम है, जो विच इज बेसिकली सेंसरी। ओके ना, सो देन वी हैव इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स। इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स क्या हैं? स्पेशलाइज्ड फाइबर्स लोकेटेड इनसाइड द मसल स्पिंडल हैं, और काम क्या है इनका? सेंसरी फंक्शन है इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स का। अच्छा जी, तो इनकी लोकेशन क्या है? भाई लोकेशन ये है कि ये मसल स्पिंडल के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स है ना, उनके बीच में दर इंटरस्पर्स्ड, उनके बीच में छोटे छोटे फैले हुए हैं। देन वी हैव, इसका फंक्शन क्या है? अगर फंक्शन आपसे पूछें तो आप सिंपल कहेंगे जी कि इट डिटेक्ट्स चेंजेस इन मसल लेंथ एंड रेट ऑफ लेंथ चेंज। इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स का क्या काम है? मसल की लेंथ के बारे में बताना, और मसल की लेंथ जब चेंज हो रही हो उसके बारे में बताना, ओके, ठीक है। दूसरा, ये प्रोप्रियोसेप्शन के बारे में बताते हैं। तीसरा, इनका रोल मसल की टोन बनाने के अंदर है, ठीक है। और ये कंट्रोल इन्हें कौन करता है? इन्हें कंट्रोल करता है गैमा मोटर न्यूरॉन्स, गैमा मोटर न्यूरॉन्स। एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स को कौन कंट्रोल करता है? अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, ओके। देन इनका स्ट्रक्चर के बारे में बताएं जी कुछ। इंट्राफ्यूजल आपको वाई में पूछते हैं जी, इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, तो आप कहेंगे जी कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक सेंट्रल पोर्शन जो होता है ना, सेंट्रल पोर्शन, उस वो एज अ सेंसरी रिसेप्टर काम करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स नहीं होते। जो उसके एंड्स होते हैं, एंड्स कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, और वही तो एंड्स हैं जो जिन्हें गैमा मोटर न्यूरॉन सप्लाई करती हैं। और इन्हीं कॉन्ट्रैक्टाइल एंड्स की वजह से तो जो पूरा स्पिंडल है उसकी टेंशन को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, जो मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया था टोन के अंदर। तो सेंट्रल पोर्शन सेंसरी है, एंड्स इसके कॉन्ट्रैक्टाइल हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल एंड्स को कौन सप्लाई करता है? गैमा मोटर न्यूरॉन, ओके। ठीक है, देन अच्छा ये फिर बड़ी मज़ेदार डायग्राम बनी है गाइटन की। मैंने किसी दूसरी डायग्राम से ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, मगर अगर हम ये वाली गाइटन की डायग्राम देखें तो ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। इसमें बीच में मसल स्पिंडल दिखाया हुआ है, और ये मसल स्पिंडल की ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल एंड्स हैं, ये वाला और ये वाला, उन्हें ये रेड कलर की गैमा मोटर न्यूरॉन आ रही है। और सेंटर में जो ग्रीन कलर की है वो सेंसरी सप्लाई है मसल स्पिंडल की, जो कि बेसिकली 1A फाइबर है, और 2 फाइबर यहाँ पे जो नज़र नहीं आ रहा वो भी होता है, ठीक है, वो हैं। और यहाँ पे ये देखें जी, अल्फा मोटर न्यूरॉन किधर जा रहा है? ये अल्फा मोटर न्यूरॉन ये एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स को जा रहा है, जो कि इधर लिखा हुआ है मोटर एंड प्लेट को जा रहा है। आप ये समझें कि एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स को जा रहा है। और यहाँ पे ये देखें 1B फाइबर, जो कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन से सेंसेशन लेके जाता है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन याद है ना? गोल्जी टेंडन ऑर्गन जिसका काम था मसल की टेंशन को मैयर करना, ठीक है। तो इस वहाँ से भी तो एक सेंसरी नर्व जाती है, विच इज़ 1B, 1A और 2 नर्व फाइबर्स, सेंसरी नर्व फाइबर 1A एंड 2 जो यहाँ नहीं नज़र आ रहा, ये दोनों लेके जाते हैं मसल स्पिंडल से, और 1B किससे लेके जाती है? गोल्जी टेंडन ऑर्गन से, ठीक है। अच्छा जी, देन वी हैव मसल सेंसरी रिसेप्टर्स। अगर जनरली आपसे कोई सवाल आ जाए कि मसल जो है, जो बेसिकली एक मोटर सिस्टम से जिसका ताल्लुक है, उसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स कौन से हैं,
तो आप कहेंगे सब बिल्कुल जी, मसल स्पिंडल्स जो होते हैं ना मसल के सेंटर में, मसल की बेली के सेंटर में जो पड़े होते हैं, उनका काम से एज अ सेंसरी रिसेप्टर एक्ट करते हैं। तो आपसे पूछें जी तो दूसरा कौन सा सेंसरी रिसेप्टर होता है मसल में, तो आप कहेंगे गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। तो एक ये सेंटर वाला स्पिंडल एक्ट्स एज अ सेंसरी ऑर्गन फॉर द मसल, दूसरा गोल्जी टेंडन ऑर्गन भी एक सेंसरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है, सेंसरी रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। सो मसल सेंसरी रिसेप्टर्स आर मसल स्पिंडल्स एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन। तो इन दोनों का कंपैरिजन भी करने हुए कह सकते हैं। अब इनका कंपैरिजन क्या है जी, तो वो आपको तो आराम से पता है, सारा के सारा उसी डायग्राम में देखा था। तो मसल स्पिंडल कहाँ पे लोकेटेड होता है, मसल की बेली में। गोल्जी टेंडन ऑर्गन कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, एट द जंक्शन ऑफ मसल एंड टेंडन। मसल और टेंडन का जो जंक्शन है ना, वहां पे गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं, इसके नाम में ही टेंडन आता है। ठीक है, अच्छा दूसरा फंक्शन क्या है जी मसल स्पिंडल का, वो वही फंक्शंस है जो आपका इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि मसल की लेंथ के बारे में बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ के बारे में बताता है। तीसरा पॉइंट आप लिख दो जी प्रोप्रियोसेप्शन के बारे में लिखा बताता है। चौथा लिख दो जी कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स में इसका रोल है। अगला जो पार्ट है, एक दो पार्ट्स पर स्ट्रेच रिफ्लेक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है उसमें भी इसका रोल है। फिर आप कहेंगे जी कि मसल की जो टोन बनाता है ना, मसल टोन जो बनाता है उसमें भी मसल स्पिंडल का रोल है। ठीक है, तो आपसे मसल स्पिंडल के फंक्शन में आप तो 4-5 चीज़ें लिख सकते हैं। मसल लेंथ का लिखेंगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ का लिखेंगे, आप कहेंगे स्ट्रेच रिफ्लेक्स के अंदर रोल है, आप लिखेंगे मसल की टोन को मेंटेन करता है। सॉरी मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ कि ये चीज़ मैं बहुत दफ़ा पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, ओके। देन गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है उनका फंक्शन क्या है, अच्छा जी गोल्जी टेंडन ऑर्गन का फंक्शन बड़ा, मेरा वैसे फेवरेट गोल्जी टेंडन ऑर्गन है। ठीक है, क्योंकि ये मसल की ना टेंशन को मैयर करता है। असल में ये है जो उसकी फोर्स को मैयर करता है कि कितना जोर, कितना प्रेशर पड़ रहा है मसल पे, कितना टेंशन आ गई है मसल में, कितने फोर्स जनरेट कर रहा है मसल। और अगर वो फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए ना, तो ये इनहिबिटरी रिफ्लेक्स से पूरे मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करा के रिलैक्स करा देता है, कि ये ना हो कि ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश में मसल टीयर ही ना कर जाए। इट प्रिवेंट्स मसल और टेंडन इंजरी बाय ट्रिगरिंग ऑटोजेनिक इनहिबिशन रिफ्लेक्स इफ एक्सेसिव टेंशन इज डिटेक्टेड। जब भी मसल में एक्सेसिव टेंशन डिटेक्ट होगी तो ये क्या करेगा, एक इनहिबिशन रिफ्लेक्स, एक इनहिबिटरी रिफ्लेक्स से मसल में रिलैक्सेशन करवा देगा, और जिसकी वजह से जो मसल या टेंडन की इंजरी नहीं होगी, उसको बचा लेता है। तो ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स है। तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर मोटर कंट्रोल। बहुत ज़्यादा जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़ोर से होने लगे तो फिर ये उसको रिलैक्स करवाया था। ठीक है, आप अगर कभी कोई वेट उठाएं, तो वेट आप बहुत ज़्यादा उठाएं, आपने जी 20 केजीज उठाए हुए, एकदम से उसी के ऊपर एक और वेट रख दें, मजीद 20 का 40 केजीज हो जाए, आप उठाए रखें, फिर उसको और 40 ऊपर रख दें, तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। आप नोट करते हैं तो एकदम से आपकी जो है वो आपकी मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं, एकदम से वो वेट नीचे गिर जाता है आपसे। ठीक है, उसमें गोल्जी टेंडन ऑर्गन का भी रोल है। ठीक है जी, अच्छा ये फिर गाइटन के अंदर डायग्राम नहीं है, ये सारी मोटर सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में बता रहे हैं। ये जी मसल स्पिंडल दिखाया हुआ है, साइडों पे एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, बीच में ये हमारा इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं। अब ये अल्फा मोटर नर्व आ रही है, सप्लाई कर रही है एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को, ये गैमा मोटर नर्व आ रही है, ये सप्लाई कर रही है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को। यहाँ से भी गैमा मोटर न्यूरॉन आ रही है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के, देखो एक ये एंड है इंट्राफ्यूजल फाइबर का, एक ये इंट्राफ्यूजल फाइबर का एंड है, दोनों एंड्स पे गैमा मोटर न्यूरॉन सप्लाई कर रही है। और बीच में ये सेंसरी सप्लाई जा रही है किससे, 1A से और 2 से। 1B कहाँ से जाती थी, एंड पे जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स पड़े थे वहाँ से जाती थी। ठीक है, तो एक गाइटन की डायग्राम है, साथ साथ मैं वो भी करा रहा हूँ, कंसेप्ट आपका बन ही गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपसे कोई सवाल आ जाए जी राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, तो आप लिखेंगे जी भाई एक होता है न्यूक्लियर बैग फाइबर और एक होता है न्यूक्लियर चेन फाइबर। न्यूक्लियर बैग फाइबर वो होता है जिसके सेंटर में बैग्स होता है, सारे न्यूक्लियर इन द फॉर्म ऑफ बैग सेंटर में अरेंज होते हैं। न्यूक्लियर चेन फाइबर बिल्कुल सीधा सीधा होता है जिसमें सारे न्यूक्लियर चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर जो चेन फाइबर है उसका काम क्या होता है, ये देखो चेन फाइबर स्टैटिक लेंथ के बारे में बताता है, जो बैग फाइबर है वो डायनामिक लेंथ के बारे में बताता है। दोनों की नर्व सप्लाई क्या है, तो नर्व सप्लाई अगर आप देखेंगे तो पहली बात है कि ये जो न्यूक्लियर चेन फाइबर है जो स्टैटिक लेंथ के बारे में बताता है, इसको सिर्फ स्टैटिक गैमा आती है, स्टैटिक गैमा मोटर न्यूरॉन आती है। जो न्यूक्लियर बैग फाइबर है इसको सिर्फ डायनामिक गैमा मोटर न्यूरॉन आती है। अगर यहाँ पे 1A और 2 के बारे में देख लें, तो जो 2 है ना,
ये सिर्फ न्यूक्लियर चेन फाइबर को जाती है, जो 1A है वो न्यूक्लियर बैग को भी जाती है और न्यूक्लियर चेन को भी जाती है। इन्हीं सारे पॉइंट्स को अगर हम इस तरह लिख दें तो यही सारा इनका टेबल बन जाता है, पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है आपका। ये जी न्यूक्लियर बैग में एक्सटेंडेड बैग है, न्यूक्लियर चेन में स्ट्रेट चेन में न्यूक्लियर अरेंज्ड हैं। हाँ, नंबर एक नई बात आ गई कि उनसे अगर आपको सवाल आ जाए कि नंबर किसका ज़्यादा है, तो आप कहेंगे जी न्यूक्लियर बैग फाइबर जो 1 to 3 पर मसल स्पिंडल होते हैं, और जो चेन वो ज़्यादा होते हैं, वो 3 to 9 पर मसल स्पिंडल होते हैं। एक मसल स्पिंडल के अंदर 1 to 3 न्यूक्लियर बैग फाइबर्स होते हैं और 3 to 9 मसल स्पिंडल्स होते हैं। अच्छा, फंक्शंस क्या है जी? यार न्यूक्लियर बैग फाइबर पता है डायनामिक रिस्पांस में रोल प्ले करता है, न्यूक्लियर चेन फाइबर स्टैटिक रिस्पांस में रोल प्ले करता है। इनर्वेशंस क्या होती हैं जी इनकी? मोटर इनर्वेशन तो आपको पता ही, चूंकि डायनामिक फंक्शन है इसका तो डायनामिक गैमा मोटर न्यूरॉन, इसका स्टैटिक फंक्शन है तो स्टैटिक गैमा मोटर न्यूरॉन। जो दूसरी इनर्वेशन है वो क्या थी? ये जो थी ना ग्रुप 2, ये ग्रुप 2 सिर्फ जाती थी न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को, और ग्रुप 1A न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को भी जाती है और न्यूक्लियर बैग फाइबर्स को भी जाती है। ठीक होगी। अच्छा, अब आ गई सारी वो डायग्राम फिर से आ गई। अच्छा, ये एक और डायग्राम बड़ी अच्छी गाइटन के अंदर बनी है, ये भी मैंने जो पहले डायग्राम दिखाई उसको पे कवर हो जाती है, करने की जरूरत नहीं, अलबत्ता वैसे मैं बताया था। ये फिर गाइटन में एक डायग्राम बनी हुई है, ये जी न्यूक्लियर बैग फाइबर बना हुआ है, और ये न्यूक्लियर चेन फाइबर बना हुआ है, और ये न्यूक्लियर बैग फाइबर, और आप ये देख लो, ये न्यूक्लियर जो बैग फाइबर है इसको आ रही है डायनेमिक गैमा फाइबर्स, और ये जो न्यूक्लियर चेन फाइबर है इसको आ रही है स्टैटिक गैमा फाइबर्स। और ये जो ग्रुप 2 फाइबर्स हैं ना, ये सिर्फ न्यूक्लियर चेन को सप्लाई करते हैं, और ग्रुप 1A फाइबर्स हैं ये न्यूक्लियर बैग को भी सप्लाई करते हैं और न्यूक्लियर चेन को भी सप्लाई करते हैं। अच्छा, ये डायग्राम अगर आप अपनी गाइटन में देखेंगे ना, तो ये डायग्राम थोड़ी सी फ़र्क है आपकी गाइटन की डायग्राम से, क्योंकि गाइटन में ना एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट उन्होंने कर दिया इस डायग्राम के अंदर। लिखता तो वो ऐसे ही है कि जी ये जो स्टैटिक गैमा फाइबर है ना, ये सिर्फ न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को सप्लाई करेगा, मगर जब वो डायग्राम बनाता है ना, तो यहाँ से एक ब्रांच दे देता है स्टैटिक गैमा फाइबर्स की न्यूक्लियर बैग फाइबर्स को भी। लिखता कुछ और है, डायग्राम में कुछ और, विच जस्ट क्रिएट्स कन्फ्यूजन, तो मैंने उसको यहाँ से रब ही कर दिया। एंड अगेन इसकी इधर भी कोई ब्रांचेस को वो मिक्स कर देता है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस डायग्राम, जस्ट स्टिक टू द नोट्स। गाइटन की रिटन फॉर्म में यही लिखा हुआ है कि भाई ग्रुप 2 है वो सिर्फ न्यूक्लियर चेन को जाते हैं, स्टैटिक गैमा सिर्फ न्यूक्लियर चेन को जाते हैं। ठीक है, तो आपने इसी तरह ही याद करना है। ठीक है, और ये एडिटेड डायग्राम है जो गाइटन से थोड़ी सी फर्क है, बट दिस इज द रियल वन विच coincides with the written text. Okay? अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी। अच्छा, आपको सवाल आया था जी मोटर एंड सेंसरी इनर्वेशन ऑफ मसल स्पिंडल के बारे में बताएं। मसल स्पिंडल की मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन है, इसमें तो सारे लिखना पड़ जाएगा हमें। गैमा मोटर न्यूरॉन के बारे में लिखना पड़ेगा क्योंकि मोटर न्यूरॉन तो गैमा में, फिर गैमा में हम स्टैटिक और डायनामिक दोनों की टाइप्स के बारे में बताएंगे। फिर जब हम सेंसरी इनर्वेशन के बारे में बताएंगे, फिर हम उसमें ग्रुप 1A और ग्रुप 2 के बारे में बताएंगे। ये वही बातें रिपीट कर करके आ रही हैं, मगर मैंने सारों के ही टेबल्स बना दिए, सारों का ही कंपैरेटिव एनालिसिस बता दिया, ताकि आपको मुख्तलिफ एंगल से इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको फिर बहुत आसान हो जाएगा कि सवाल किसी तरह भी आए तो आप उसे हल कर लोगे। मसल स्पिंडल की मोटर इनर्वेशन कौन करता है जी? गैमा मोटर न्यूरॉन करता है। गैमा मोटर न्यूरॉन, वही गैमा मोटर न्यूरॉन जो कि 5 माइक्रोमीटर डायमीटर का था, वही गैमा मोटर न्यूरॉन जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के 2 कॉन्ट्रैक्टाइल एंड्स पे जाता है, और वही गैमा मोटर न्यूरॉन जो बेसिकली जाता है और मसल टोन को मेंटेन कराता है। किस तरह मसल टोन को मेंटेन कराता था? वो जब कॉन्ट्रैक्टाइल एंड्स पे गैमा मोटर न्यूरॉन की इम्पल्स जाती है ना, तो स्पिंडल एंड्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मसल स्पिंडल का जो सेंटर है उसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर देते हैं, thereby stretching the central receptor portion and controlling basic muscle tone. क्या करते हैं जी? They adjust the sensitivity of muscle spindle. अच्छा, muscle spindle की sensitivity को adjust करते हैं। muscle spindle की sensitivity को adjust पता है किस तरह करते हैं? कि जब बाकी सारा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये वाले सेंटर वाले फाइबर्स, इनका जो सेंटर है वो भी मसल का साइज़ चूंकि छोटा हो रहा है, जब इनका साइज़ छोटा होगा सेंट्रल पोर्शन ऑफ द इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स का, तो इन पे स्ट्रेच कम हो जाएगा। जब इन पे स्ट्रेच कम हो जाएगा तो फिर इनका सेंसरी फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, मगर एट द सेम मोमेंट गैमा मोटर न्यूरॉन से
यहाँ पे एंड्स पे सप्लाई आती है और दोनों एंड्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये वाला उस बाहर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी बाहर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो फिर सेंट्रल पोर्शन में दोबारा स्ट्रेच आ जाएगा और इस स्ट्रेच की वजह से इनका मसल स्पिंडल का सेंसरी फंक्शन बरकरार रहता है और ये ज़्यादा अच्छी तरह पूरे मसल के स्ट्रेच को नोट कर सकते हैं और इसी तरह तो मसल की टोन भी बरकरार रहती है। ठीक है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स आगे जाके पढ़ेंगे तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत और आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, फिर इसकी टाइप्स कौन सी है गैमा मोटर न्यूरॉन्स की? स्टैटिक गैमा मोटर न्यूरॉन और डायनामिक गैमा मोटर न्यूरॉन। स्टैटिक गैमा मोटर न्यूरॉन किसको सप्लाई करती है? न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को। डायनामिक किसे सप्लाई करती है? न्यूक्लियर बैक फाइबर्स को। जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को जो सप्लाई कर रही है उसका काम है सस्टेन्ड चेंजेस इन लेंथ, और बैक फाइबर्स का जो काम है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मसल लेंथ को डिटेक्ट करना। ये वही बातें मैंने घुमा फिरा के लिखी हुई है। अच्छा जी, अब वही अब पूछेगा जी मसल स्पिंडल की सेंसरी इनर्वेशन कौन करता है? तो आप कहेंगे टाइप 1A एंड टाइप 2। टाइप 1A फाइबर्स को हम प्राइमरी एंडिंग भी कहते हैं और टाइप 2 फाइबर्स को हम सेकेंडरी एंडिंग भी कहते हैं। अच्छा जी, तो ये हैं जी आपके टाइप 1A फाइबर्स और ये हैं टाइप 2 फाइबर्स। ठीक है, टाइप 1A किसे सप्लाई करता है? दोनों न्यूक्लियर चेन और न्यूक्लियर बैग को। टाइप 2 किसे सप्लाई करता है? सिर्फ न्यूक्लियर चेन को। ये चूंकि सिर्फ न्यूक्लियर चेन को सप्लाई करता है तो इसका फंक्शन सिर्फ स्टैटिक चेंजेस को डिटेक्ट करना है। आपको एमसीक्यू आ जाए टाइप 1A फाइबर का क्या फंक्शन है, स्टैटिक चेंजेस या डायनामिक चेंजेस या दोनों? तो आप कहेंगे स्टैटिक और डायनामिक दोनों को भाई, क्योंकि टाइप 1A फाइबर्स न्यूक्लियर चेन और न्यूक्लियर बैग दोनों को ही सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, लोकेशन क्या है जी? अच्छा, ये थोड़ी सी नई बात है कि जो ये प्राइमरी एंडिंग है ना टाइप 1A फाइबर्स, ये थोड़ा सा ज़्यादा सेंट्रल पोर्शन को करते हैं। टाइप 2 ये भी सेंटर को ही करते हैं क्योंकि सेंटर ही सेंसरी पोर्शन है ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, मगर ये थोड़ा सा साइड पे होते हैं। यानी कि बात करने का मकसद कि ये देखो, ये जो सेंसरी पोर्शन है ना, इस सेंसरी पोर्शन में भी टाइप 1A बिल्कुल सेंसरी पोर्शन के सेंटर में सप्लाई कर रहे हैं और टाइप 2A फ्रेंड्स सेंसरी पोर्शन के साइड्स को सप्लाई कर रहे हैं, नॉट द कॉन्ट्रैक्टाइल बट सेंसरी के साइड्स को। ठीक है, अच्छा जी, तो डायमीटर किसका ज़्यादा है? 1A का डायमीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2। इसका 17 माइक्रोमीटर है, इसका 8 माइक्रोमीटर है। तो जाहिर बात है इसका जिसका डायमीटर ज़्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा, जिसका डायमीटर कम उसकी वेलोसिटी भी कम। ठीक हो गया? अच्छा, स्ट्रक्चर इट एनसर्कल्स द सेंट्रल रीजन, इट एनसर्कल्स और स्प्रेड लाइक ब्रांचेस। ठीक हो गया? तो ये होगी सेंसरी इनर्वेशन ऑफ मसल स्पिंडल्स। अच्छा जी, ओवरऑल आपको जी सवाल पूछ लेते हैं कि डायनामिक और स्टैटिक रिस्पॉन्स ऑफ मसल स्पिंडल क्या होता है? तो आप कहेंगे भाईजान डायनामिक रिस्पॉन्स वो होता है जो रैपिड चेंजेस इन लेंथ के बारे में बताता है, और स्टैटिक रिस्पॉन्स वो होता है जो सस्टेन्ड चेंजेस यानी कि एट रेस्ट जब मसल की लेंथ चेंज नहीं हो रही उसके बारे में बताता है, और ये तब बताता है जब मसल की लेंथ चेंज हो रही हो। अच्छा, तो फंक्शन क्या हुआ? ओ भाई, ये फिर ये स्पीड ऑफ स्ट्रेच के बारे में बताता है और ये स्टेडी स्टेट ऑफ मसल के बारे में बताता है। फाइबर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? तो आप कहेंगे भाई डायनामिक रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर बैग फाइबर इन्वॉल्व होते हैं, स्टैटिक रिस्पॉन्स में प्राइमरीली तो न्यूक्लियर चेन फाइबर इन्वॉल्व होते हैं, मगर न्यूक्लियर बैग फाइबर भी स्टैटिक रिस्पॉन्स के बारे में बता सकते हैं। आप कहेंगे सेंसरी सप्लाई क्या है डायनामिक रिस्पॉन्स की, कौन देता है? तो कहेंगे भाई 1A फाइबर देते हैं। और स्टैटिक रिस्पॉन्स की कौन सेंसरी सप्लाई देता है? 1A और 2 फाइबर्स दोनों देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चेन और न्यूक्लियर बैग दोनों से जा रही सप्लाई। और मोटर कौन देता है? तो डायनामिक रिस्पॉन्स डायनामिक गैमा मोटर न्यूरॉन्स देते हैं, और स्टैटिक रिस्पॉन्स स्टैटिक गैमा मोटर न्यूरॉन्स देते हैं। ठीक हो गया? तो ये काफ़ी ज़्यादा हमने टेबल्स डिस्कस कर लिए हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर ली, कुछ 6 एंगल्स हमने देख लिए कि अगर ये सवाल आए आपको पूछें तो आप क्या इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, सुकून से जाके पुराने लेक्चर को दोबारा सुनना, इसको सुनना, तो आपको टॉपिक काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ोगे, आगे जाके स्ट्रेच रिफ्लेक्स पढ़ोगे, दूसरा फ्लेक्सर रिफ्लेक्स पढ़ोगे। ठीक है, टोन के बारे में आगे जाके पढ़ोगे तो आपको ये फिर बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा ये वाला टॉपिक होपफुली। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो ये था ये सारा टॉपिक। अब गाइटन के स्टार्ट के फ्लो में ही 2 चीज़ें और दी हुई थी, रेंशॉ सेल्स के बारे में बताया हुआ था और एक और फाइबर्स के बारे में बताया हुआ था। तो मैं क्विकली इसी पार्ट में ही सिर्फ एक स्लाइड में ही 1-2 और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ। इसके फ्लो में फील नहीं होते मगर फिर भी इससे रिलेटेड नहीं।
अच्छा जी, रेंशो सेल्स के हम पढ़ रहे हैं जी, स्पाइनल कॉर्ड और मोटर सिस्टम हमने शुरू किया है, और हम बेसिकली पढ़ने लगे थे कि भाई मोटर सिस्टम है तो मोटर नर्व मोटर मसल्स को जाएगी, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, तो वो हम पढ़ रहे थे। इसी के साथ साथ जब इनिशियली होता क्या है, जब एंटीरियर मोटर न्यूरॉन, वो जो मोटर न्यूरॉन, जो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन जो एंटीरियर हॉर्न सेल से निकल रहा है, ठीक है, वो जब उसकी स्टिमुलेशन होती है ना एंटीरियर मोटर न्यूरॉन की, तो एक बड़ा मज़ेदार चीज़ होती है। वो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन अपने इर्द गिर्द सिग्नल भेजता है, और उसके इर्द गिर्द कौन से सेल्स होते हैं एंटीरियर मोटर न्यूरॉन के? रेंशो सेल्स। उन रेंशो सेल्स का क्या काम है? उन रेंशो सेल्स का काम है लेटरल इनहिबिशन करना। अच्छा, ये तो वही वाली बात होगी जो हमने सेंसरी सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि जब सेंसेशन जा रही है ऊपर स्पाइनल कॉर्ड से, तो सेंसेशन अपने इर्द गिर्द वाले फाइबर्स को इनहिबिट कर देगी, ताकि वो जो सेंसरी स्टिमुलस है, वो बड़ा शार्प किस्म का सेंसरी स्टिमुलस ब्रेन की तरफ जाए और ब्रेन बहुत ज़बरदस्त तरीके से परसीव करे। तो वो जो इधर अपने इर्द गिर्द वाले फाइबर्स को इनहिबिट कर रही थी और बड़ा स्ट्रेट शार्प सिग्नल जा रहा था, वो इन इर्द गिर्द वाले फाइबर्स को इनहिबिट करना हम कहते हैं लेटरल इनहिबिशन। आपको याद है पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि लेटरल इनहिबिशन का ही रोल है कि जो हम जो आपकी कोई पेन टांगों में दर्द हो तो टांगे दबा दो, किसी सर में दर्द है तो सर दबा दो, तो ये दबाने से पेन की ठीक हो जाती है, क्योंकि बेसिकली एक पेनफुल स्टिमुलस जा रहा है, आप उस पेनफुल स्टिमुलस के साथ एक प्रेशर का स्टिमुलस जब देते हैं, तो वो प्रेशर का स्टिमुलस अपने इर्द गिर्द वाली पेन की इंपल्सेस को इनहिबिट कर देता है बाय लेटरल इनहिबिशन। वो यही हम मोटर सिस्टम में भी कह रहे हैं कि मोटर सिस्टम में जब एंटीरियर मोटर न्यूरॉन सेल्स जब इंपल्स जनरेट करते हैं, तो वो भी अपने इर्द गिर्द वाले फाइबर्स की लेटरल इनहिबिशन कर देते हैं। मगर इसमें उन्होंने कहा कि भाई वो लेटरल इनहिबिशन एक ख़ास किस्म के सेल्स करते हैं जिनका नाम है रेनशॉ सेल्स, ठीक है। अब भाई किसी भी चीज़ का नाम आ जाए ना, तो उस चीज़ को तो हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि वो MCQ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो रेनशॉ सेल्स क्या करते हैं? बेसिकली लेटरल इनहिबिशन करते हैं फॉर एंटीरियर फॉर द मोटर सिग्नल, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना कुछ और फाइबर्स भी होते हैं, और उन फाइबर्स का नाम है प्रोप्रियोस्पाइनल फाइबर्स। अच्छा, प्रोप्रियोस्पाइनल फाइबर्स का क्या काम है? इनका बड़ा बेचारों का, बेचारे गरीबों का सादा सा काम है। ये इंटरकनेक्ट करते हैं वेरियस स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स को। यार स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मोटर नर्व जा रही हैं, सेंसरी नर्व जा रही हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड बेचारी की अपनी नर्व्स भी तो होंगी जो स्पाइनल कॉर्ड के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगी। तो वो कौन से जो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करती हैं? वो है प्रोप्रियोस्पाइनल फाइबर्स, ठीक है। इनका क्या काम है इन बेचारों का? इनका काम है कि भाई डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कम्युनिकेशन को रखना, कि भाई एक ने कोई दूसरे को मैसेज भेजना है, ठीक है। तुम्हें मैसेज क्यों भेजना है? यार कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस और इंटीग्रेटेड मोटर एक्टिविटीज़ के लिए। प्रोप्रियोस्पाइनल फाइबर्स का हमने सेंसरी सिस्टम में तो ज़्यादा जिक्र नहीं ना पड़ा था, मोटर सिस्टम में इसका जिक्र पड़े, तो इसका मतलब है जो मोटर एक्टिविटी हो रही है और जो इंटीग्रेटेड मोटर एक्टिविटी होनी है और जो रिफ्लेक्सेस बनने हैं, रिफ्लेक्स मोटर एक्टिविटी होनी है, जो कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का काम है, उन सारों में प्रोप्रियोस्पाइनल फाइबर्स एक स्पाइनल कॉर्ड से दूसरे एक स्पाइनल सेगमेंट से दूसरे स्पाइनल सेगमेंट में इंपल्स भेजते रहते हैं, ठीक है। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की आपस की कम्युनिकेशन के लिए स्पाइनल कॉर्ड ने कहा कि बेचारे मेरे भी कोई फाइबर्स होने चाहिए, तो वो हैं प्रोप्रियोस्पाइनल फाइबर्स, ठीक है जी। सो ये अब पूरा जो इनिशियल एक बिल्डअप था जो पिछले लेक्चर में चला था और ये इस लेक्चर में भी चला है, तो ये अब हो गया ख़त्म। आगे सिर्फ इसकी एप्लीकेशन ही चलती रहेगी और आगे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और इससे आगे जो पार्ट्स हैं उनमें से ज़्यादा सवाल आते हैं। ये जो पहले वाले दैट्स मोर कन्फ्यूजिंग, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया, ठीक है जी। सो दिस इज़ इट। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो यार प्लीज़ जाके दोबारा सुन लो, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।